हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अनअकैडमी। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके जीएस फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार, भाई जो कोई भी है सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही जबरदस्त ये सेशन आप सभी के लिए बनने वाला है। तो बिल्कुल बच्चा याद रखना कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन ये सेशन होगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में बच्चा हम बहुत सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम वो सारी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से सेशन में आ जाइए और सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल दैट शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? तो शेयरिंग इज केयरिंग तो होती है, नो डाउट। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से भाई सेशन में लाइव आ जाओ और बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए, बढ़िया तरीके से, है ना? बिल्कुल बढ़िया तरीके से शेयर कर दो एक बार फटाफट से, जल्दी। बच्चा जोश दिखाओ यार, थोड़ा सा जोश नहीं दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा, जोश नहीं दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। जोश के साथ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके से। चलो ठीक है, तो बढ़िया तरीके से जोश के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। चल बढ़ेंगे सेशन की तरफ। तो क्रैक बीपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, तो बीपीएससी क्रैक करना हुआ अब और भी आसान, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चा कि ये जो आपकी क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस है, 90 डेज का क्रैश कोर्स आज मैं जल्दी लेकर आ गई। तो ये आपकी स्पेशल क्लास है जहां पर हम इकोनॉमिक्स स्पेशल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आज हम करने क्या वाले हैं बच्चा? इकोनॉमिक्स स्पेशल क्वेश्चंस का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स स्पेशल क्वेश्चन का बच्चा हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है सबको सारी चीजें? तो सबको सारी चीजें क्लियर है, उम्मीद है कि क्लियर होगी, है ना? सबको सारी चीजें क्लियर है। तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको सारी चीजें प्रॉपर वे में क्लियर होगी। क्लियर है ना? चलो ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स स्पेशल ये आपकी क्लास है, इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लास है। इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चा कि आज ही सब्सक्राइब करें। देखो अनअकैडमी आप सबके लिए प्रेजेंट करता है बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अनअकैडमी, है ना? जहां पर होती है आपके बिहार के हर एक एग्जाम्स की तैयारी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि समय समय पे आपको सारे ही सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते जाए। ठीक है, चलो। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिना समय गवाए हुए जल्दी जल्दी से फास्ट मूव में हम क्वेश्चन करेंगे, है ना? तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिना समय गवाए हुए हम फास्ट मूव में जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो देखिएगा, देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है हाल ही में स्वीकृत आयुष्मान भारत, हाल ही में स्वीकृत आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में निम्नलिखित में से किस योजना को शामिल किया गया है? आपको यह बताना है कि हाल ही में देखो एक योजना आई थी आयुष्मान भारत की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। आयुष्मान भारत की एक योजना आई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। उस योजना में आपको बताना है इनमें से किस योजना को शामिल किया गया है, उसमें सपोर्ट मतलब एडिट किया गया है उस योजना को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना, एक और दो दोनों, या एक दो तीन सारे के सारे। चलो आंसर करो, आपका आंसर क्या होगा? सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी से मुझे बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको मुझे ये बताना है। बताना है कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में निम्नलिखित में से किस योजना को शामिल किया गया है, आपको यह बताना है। तो फटाफट से आंसर करिए कि आंसर क्या होगा। चलो तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
और बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, देखो सभी का गलत है, मैं बता दूं सबका आंसर गलत है, क्योंकि आंसर है इसका डी, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ये दोनों को इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में, स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में ये दोनों योजनाएं शामिल की गई है, क्योंकि दोनों की दोनों योजनाएं स्वास्थ्य संबंधित है ना, दोनों की दोनों योजनाएं स्वास्थ्य संबंधित हैं, इसीलिए इन दोनों योजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार एक नई उदारीकृत औद्योगिक नीति आई थी? आपको बताना इनमें से किस वर्ष में भारत में पहली बार एक नई उदारीकृत औद्योगिक नीति लाई गई थी? 1986, 1991, 1992, 1993 या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर आपका क्या होगा। चलिए बच्चा देखो, आंसर सभी को करना है, गलत सही जो भी आंसर करो डजंट मैटर, कम से कम एटलीस्ट आपको आना चाहिए, है ना, एटलीस्ट आपको चीजें आनी चाहिए। तो आंसर है आपका 1991। आंसर क्या है? 1991। 1991 में आई थी आपकी नई उदारीकृत औद्योगिक नीति। 1991 में आई थी नई उदारीकृत औद्योगिक नीति। चलिए चलिए, क्लियर है सबको सारी चीजें? सबको सारी चीजें क्लियर है ना? तो नई औदारीकृत नीति आई थी, क्या आई थी बच्चा? तो नई औद्योगिक उदारीकृत नीति आई थी आपकी कब? 1991 में। एक्चुअली क्या था, देखो आपको मैंने कई बार क्लास में एक वर्ड बताया है, विदेशी विनिमय भंडार, जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने आपको कई बार एक वर्ड बताया है, विदेशी विनिमय भंडार, विनिमय भंडार, है ना, एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, मैंने आप सबके साथ कई बार डिस्कस किया है, विदेशी विनिमय भंडार वर्ड। ठीक है, तो जो विदेशी विनिमय भंडार होता है वो क्या करता है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मुझे अमेरिका के साथ व्यापार करना है, मुझे जापान के साथ व्यापार करना, मुझे किसी भी देश के साथ व्यापार करना है, तो क्या मैं उनको अपना रुपया ले जाके पकड़ा दूंगी? नहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार रुपए में नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो मैं क्या करूंगी कि मैं उनको बोलूंगी, जैसे मान लो हमारा देश है, वो अमेरिका के साथ व्यापार करता है, तो वो उनको पेमेंट डॉलर में करेगा। अगर हमारा देश जापान के साथ व्यापार करता है तो वो पेमेंट किस में करेगा? येन में करेगा, येन वहां की करेंसी है। अगर वो चाइना के साथ व्यापार करता है तो पेमेंट किस में करेगा? वो चाइना के साथ रेनमिनबी में करेगा, क्योंकि वहां की करेंसी रेनमिनबी है। क्लियर? तो ये ओवरऑल इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीजें इस तरीके से काम करती हैं या इस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो 1991 में जो विदेशी विनिमय भंडार है ना, उदारीकृत औद्योगिक नीति, जो विदेशी विनिमय भंडार है 1991 में, 1991 में, ठीक है, ये नीति इसलिए लाई गई थी कि जो आपका विदेशी विनिमय भंडार होता है, देखो पहली चीज तो सुन लो, हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक। मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल मानते होगे। हर एक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, और उस देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वहां पर मेंटेन किया जाता है ये विदेशी विनिमय भंडार। जैसे हमारे भारत देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर मेंटेन किया जाएगा विदेशी विनिमय भंडार, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो एक्चुअली ना इनके पास एक लॉकर होता है जहां पर करेंसीज रखी जाती हैं, जिसमें ये दुनिया की टॉप 5 सबसे मजबूत करेंसी को रखते हैं, जिनकी वैल्यू कभी गिरती नहीं है। जैसे सोना है, अगर एक एग्जांपल मैं ले रही हूं, जैसे आपने सोना चांदी लिया, तो अगर आपने सोना खरीदा, आपने हीरे जवाहरात खरीदे, तो आपको लगता है उसकी वैल्यू कभी गिरेगी? कभी नहीं, दिन ब दिन बढ़ेगी, है ना। तो ये टॉप 5 विदेशी विनिमय भंडार में हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। तो आरबीआई जो है वो जो विदेशी विनिमय भंडार मेंटेन करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसमें आरबीआई ने टॉप 5 सबसे मजबूत करेंसी को मेंटेन किया है। ठीक है, आरबीआई ने उसमें टॉप 5 सबसे मजबूत करेंसी को मेंटेन किया है। वो टॉप 5 करेंसी कौन कौन सी है, पहले ये सुन लो।
देखो एक तो है आपकी डॉलर जिनकी वैल्यू कभी नहीं गिरती, येन, रेनमिनबी, फिर है आपका यूरो और फिर है आपका पाउंड। ठीक है, तो सॉरी ये वो टॉप 5 सबसे मजबूत करेंसी है जिनको आरबीआई मेंटेन करता है, मतलब अपने पास खरीदता है इन करेंसीज को। ठीक है, ताकि जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करें तो हम उनकी करेंसी में डील कर लें, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज जो हैं, बहुत सारी कंट्रियों की करेंसी डॉलर है, बहुत सारी कंट्री की करेंसी रेनमिन भी है, यूरो, पाउंड। अच्छा आप कहेंगे मैम बहुतों की तो दिनार भी है, मैम बहुतों की तो रूबल भी है, बहुतों की रियल है, रियाल है, इतनी करेंसी, तो उनके साथ कैसे डील करेंगे? तो वहां पर फिर जनरली डॉलर एक बिल्कुल कॉमन करेंसी है जो आपकी हर देश में चल जाती है ना। एक चीज याद रखना, डॉलर जो है ना बच्चा बिल्कुल कॉमन करेंसी है जो हर जगह पे चल जाती है। ठीक है, जो हर जगह पे चल जाती है ये करेंसी। ठीक है, हर जगह पे प्रॉपरली काम करना शुरू कर देती है, चल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से काम करती है ये। ठीक है, तो इन करेंसी से भारत जो है व्यापार करता है। आप बोलेंगे मैम आप क्या बोल रही हैं, आपने औद्योगिक नीति बताई, ये बता रही है, क्या मतलब का हमारे? सुनो, तो इतना आपको यहाँ पे विदेशी विनिमय भंडार समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, यहां पर आपको विदेशी विनिमय भंडार समझ में आ गया होगा। अब आगे की कहानी सुनो। जो आपका ये विदेशी विनिमय भंडार है 1991 की बात है, 1991 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध वगैरह हुई, उसके बाद से हमारे देश की हालत लगातार खराब हो रही थी। 1991 में बहुत बुरी चीज हुई हमारे देश के साथ। हमारे देश में सूखा पड़ गया, हमारे देश में बेरोजगारी आ गई। ठीक है, युद्ध वगैरह हो गई, भूखमरी आ गई, तो मतलब देश जो है उसकी हालत खस्ता हो गई 1991 में। जब उस देश की हालत खस्ता हुई उस समय पर हमारे देश में केवल 14 दिनों का विदेशी विनिमय भंडार था। 14 दिनों का विदेशी विनिमय भंडार था उस समय पर। मतलब हमारे देश की हालत इतनी खस्ता हो गई कि उस समय तक हमारे देश में केवल 14 दिनों का क्या था? विदेशी विनिमय भंडार था। मतलब हम केवल 14 दिनों तक दूसरे देशों से व्यापार कर सकते थे। उसके बाद क्या होता? उसके बाद होता खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, ये वाली चीज हो जाती है ना। तो फिर हमने क्या किया कि हमने बोला यार ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। हम भागते दौड़ते गए आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो वहां पर हम गए। ठीक है, वहां पर गए हम। ठीक है, चलो एक मिनट रुकना। क्लियर है सबको? चलिए तो देखिएगा, 14 दिनों का विदेशी विनिमय भंडार था, है ना। तो हम जब भागे दौड़े गए आईएमएफ के पास, आईएमएफ से बोला सर, पिताजी, जो भी आप अपने आप को समझे, कृपया कर हमें लोन दे और इस लोन से हम अपने विदेशी विनिमय भंडार को मेंटेन कर पाए ताकि स्थिति थोड़ी पटरी पे आए। तो आईएमएफ जो है उसने बोला तुम्हारी शक्ल तो इतनी अच्छी है नहीं जो मैं तुम्हें लोन दूं, तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी तब मैं तुम्हें लोन दूंगा। तो क्योंकि आईएमएफ के पास जो करेंसी होती है वो यही टॉप 5 करेंसी होती है ना, तो उन्हीं को खरीदता है। तो आईएमएफ ने बोला कि तुम्हें मेरी 2 कंडीशन माननी पड़ेगी, दोनों में से कोई एक कंडीशन, तभी मैं तुम्हें लोन दूंगा। तो इंडिया ने बोला बताओ क्या कंडीशन है। तो आईएमएफ ने बोला पहली कंडीशन तो ये है कि या तो तुम अपनी करेंसी बदल दो, रुपया से कुछ और चेंज कर दो, और या फिर तुम एक मॉडल इंट्रोड्यूस करो अपने देश में जिसका नाम होगा एलपीजी मॉडल। ठीक है, या तो आप अपनी करेंसी चेंज करिए, या तो आप अपनी सॉरी ठीक है, और बोला या तो आप मॉडल यूज करिए एलपीजी मॉडल या फिर करेंसी चेंज करो। तो हमने कहा कि भाई करेंसी चेंज करना इज नॉट द सोल्यूशन, चलो मैं मॉडल लेकर आ जाती हूँ। कैसे? अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई कि ये शर्तें कैसी थी तो सुनो। मान लो आपका एक घर है, घर बिकने की पोजीशन पे आ गया, सबकी जॉब चली गई, घर की हालत खराब हो गई, घर बिकने की पोजीशन पे आ गया, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब आप गए बैंक के पास लोन लेने कि मुझे ये घर बचाना है और लोन दे दो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा ये। ठीक है, तो बैंक ने कहा मैं लोन तुम्हारी शक्ल देख के तो दूंगा नहीं क्योंकि वो इतनी अच्छी है, तो तुम एक काम करो, या तो तुम अपना घर बेच दो। क्या कहा बैंक ने? या तो तुम अपना घर बेच दो, ठीक है, और या फिर जो मैं कहूं वो काम करो।
तो ऑब्वियस है यार, घर तो बेचेगा नहीं कोई बंदा, अगर घर चलाने के लिए पैसे नहीं है तो घर तो बेचेगा नहीं। तो उन्होंने बोला देखो घर नहीं बेचेंगे, दूसरी शर्त क्या है बता दो। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने घर का आधा हिस्सा किराए पे दे दो। ठीक है, करना पड़ेगा तुम्हें ऐसा। ठीक है, आधा हिस्सा तुम क्या करो, किराए पे दे दो। तो ये था एलपीजी मॉडल, यही था एग्जैक्टली। ठीक है, तो बताओ समझ में आया? एक्चुअली गला खराब हो रहा था ना, तो मैं पानी पीने चली गई थी, मतलब ऐसा लगा फट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कहानी थी। तो ऐसा हम तो करेंगे नहीं, तो ऐसा आरबीआई वो भारत कैसे कर सकता था? तो भारत ने बोला कि देखो हम अपनी करेंसी तो नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ हम एलपीजी मॉडल को ला सकते हैं। तो ये एलपीजी मॉडल था क्या? एक्चुअली ये जो यहाँ पे इन्होंने बात की ना, उदारीकृत औद्योगिक नीति, दिस इज इक्वल टू एलपीजी मॉडल, इसी को एलपीजी मॉडल इन्होंने कहा था। ये इन्होंने दूसरे शब्दों में कह दिया, और वो दूसरे शब्दों में होता है एलपीजी मॉडल। यही था आपका उदारीकृत औद्योगिक नीति ही एलपीजी मॉडल था। तो ये था क्या एग्जैक्टली, ये सुनो और समझो ये एग्जैक्टली क्या था, इसको सुनिए और समझिए। तो देखो ये जो था ना एग्जैक्टली बच्चा, एलपीजी मॉडल जो था एग्जैक्टली वो कुछ ऐसा था। मैं क्या बात करूं, हाँ, एलपीजी मॉडल जो था एग्जैक्टली वो कुछ ऐसा था। देखो इसका फुल फॉर्म क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसमें कहा जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीन फॉर्मूलों को अपनाया गया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीन फॉर्मूलों को उन्होंने बेसिकली अपनाया था, है ना। ये तीन फॉर्मूले थे जिनको बेसिकली उन्होंने अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। जिसमें देखो इन्होंने क्या किया था, वो कहते ना आप सर की दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो हमारा देश तो अंग्रेजों से लुट चुका था। तो लुटने के बाद हमने क्या किया था कि जब कोई, वैसे हम ज्यादा पूरी कंट्री के साथ व्यापार करना हमने बंद कर दिया था, और जो गिने चुने देशों के साथ व्यापार करते भी थे तो बहुत हाई टैक्स लगाते थे। तो उसने बोला भैया टैक्स के दाम घटाओ, सबसे पहले तो तुम लिबरलाइज करो अपने आप को, टैक्स के दाम घटाओ। तो सरकार ने उस समय पर टैक्स बंद ही कर दिया, दाम क्या घटाना, उसने बंद ही कर दिया। दूसरी उन्होंने बोला प्राइवेटाइजेशन करो, पहले सारी चीजें सरकार के अपने हाथ में थी। उसने बोला कंपनी, प्राइवेट कंपनी ओपन करो, इसने प्राइवेट कंपनी ओपन की, लाइसेंस दिए लोगों को, प्राइवेट कंपनियां आई मार्केट में। जब घर की अपनी स्थिति सुधर गई तो फिर ये बाहर गए। फिर उसने बोला अब तुम जो गिनी चुनी कंट्री के साथ व्यापार करते हो, पूरे देश के साथ व्यापार करना शुरू करो, और तब हुआ वैश्वीकरण। तो ये था आपका एलपीजी मॉडल। तो क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि एलपीजी मॉडल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, आंख बंद करके आंसर 1991 कर देना। ठीक है ना, आंख बंद करके आंसर 1991 कर देना। क्लियर है सभी को? चल आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, आगे देखो यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है प्रॉपर प्रोसेस, अनअकैडमी का लर्निंग है कि आपको कैसे डाउनलोड करके कैसे कोर्स लेना है वो देख सकते हो। यहाँ पे कुछ टेस्ट है भाई, ये टेस्ट दो, ये टेस्ट भी दे देना। ठीक है, आप जो टेस्ट दोगे ये टेस्ट भी दे देना। ठीक है, कुछ यहाँ पे देखो टेस्ट सीरीजेस अवेलेबल है, दिया करो अगर सिलेक्शन लेना है तो। ट्राइसिम का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइसिम? ट्राइसिम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, शहरी युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, या सारे की सारी बातें सही है या सारी की सारी बातें गलत है, कुछ और ही सही है? आपको बताना है आंसर क्या होगा। ट्राइसम का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? ट्राइसम का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। आंसर करो फटाफट।
चलिए क्लियर है ना। तो ट्राइसम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्राइसम का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चा? मुख्य उद्देश्य है सी, महिलाओं और स्वरोजगार को प्रशिक्षित करना। महिलाओं को और स्वरोजगार को प्रशिक्षित, एक सेकेंड, देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है आपका ए, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। मतलब गांव के जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार, रोजगार प्रदान करना ही उनका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, गांव के जो युवा हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करना ही क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य। मतलब गांव के युवा जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कुछ और स्किल्स सिखाना जिससे वो काम करे, रोजगार करे, रोजगार उत्पन्न हो, है ना, तभी तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान डैश के द्वारा लगाया जाता है। जो आपकी नेशनल इनकम होती है उसको कौन प्रिडिक्ट करता है? नेशनल इनकम को कौन प्रिडिक्ट करता है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, वित्त मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से बताओ आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? किसका काम है ये? आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, किसका काम है ये? आपको मुझे ये बताना है, फटाफट से बताइए किसका काम है? राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है भारत में? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, हिंदी में कहेंगे सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। SCO क्या कहोगे आप इसको? आप इसको कहोगे SCO। तो ये देखो जो सेंट्रल, सॉरी ठीक है, सॉरी SCO नहीं CSO कहोगे, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं तो जो CSO है इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी CSO की? तो आपका आंसर होगा 1951, 1951। CSO की स्थापना 1951 में हुई थी, 1951 में, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1951 1951 में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? देख लेते हैं, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। दैट्स इट। हाँ, हेडक्वार्टर देख लो कहां पर है? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपका बच्चा सिंपली आंसर होगा न्यू दिल्ली है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्लान्ड इकोनॉमी किस पर बेस्ड है? प्लान्ड इकोनॉमी किस पर बेस्ड है? गांधीवादी प्रणाली पर, गांधीवादी सिस्टम, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है नियोजित अर्थव्यवस्था जो है भारत की वो किस पर डिपेंडेंट है। भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो बच्चा बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है? प्लान्ड इकोनॉमी। आपको ये बताना है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर करो। चलो बिल्कुल सही, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आंसर सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही, प्लान्ड इकोनॉमी इज इक्वल टू समाजवादी अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बताया था, देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब किसी देश में पूरे बाजार पर, पूरे हर एक जगह पर सरकार का अधिकार हो, प्राइवेट सेक्टर कुछ मायने ही ना रखे, तो ऐसा देश में जो अर्थव्यवस्था चलती है उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो प्लान बना के काम कौन करता है? सरकार ही करती है। तो प्लान्ड इकोनॉमी क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, आपको बताना है कौन सा देश है इसमें जो कि सार्क का एक सदस्य देश नहीं है। आपको बताना है कौन सा देश है जो कि सार्क का एक सदस्य देश नहीं है। श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, भूटान या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, भूटान या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि एक सार्क का सदस्य देश नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा देश है जो कि सार्क का सदस्य देश नहीं है। जल्दी से बताइए। चलिए चलिए बताओ,
आपको बताना है कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो भैया म्यांमार नहीं है, और कौन सा, म्यांमार जो है वो सार्क का एक सदस्य देश नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या है ये देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है सार्क का फुल फॉर्म। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1985 में। स्थापना कब हुई थी सार्क की? तो आपका आंसर होगा 1985, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, है ना, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। क्लियर है सबको सारी चीजें? क्लियर है सबको सारी चीजें? सबको सारी चीजें क्लियर है ना? तो बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूं आपको क्लियर होगा। स्थापना कब हुई थी? 1985, 1985, दैट्स इट। देखो अगर बात करूं श्रीलंका, मालदीव, भूटान, ये सारी की सारी कंट्री सार्क के सदस्य देश है, म्यांमार बस नहीं है। ठीक है, चलो ये टेस्ट वगैरह देख लो, आगे बढ़ते। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करता है? आपको बताना है इनमें से भारत में जो बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, उनको कौन रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करता है आपको ये बताना है। फटाफट से आंसर करिए क्या होगा। इंश्योरेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका इरडा, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में ही है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या इरडा ही बोलो, या इरडा एक ही बात है, तो नाम में इंश्योरेंस आ रहा है, तो इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है? इरडा। अगर मैं बात करूं सिडबी की, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि आपकी जो एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु एवं कुटीर उद्योग, उन सबके साथ डील कौन करता है? सिडबी। ठीक है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब जो भी आपके मामले हैं किससे संबंधित, शेयर मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, बॉन्ड है, इन सबके साथ डील। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके आंसर सेबी कर देना। आरबीआई का फुल फॉर्म भी पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब अगर भारत में कोई भी बैंकिंग संबंधित समस्याएं हैं तो उनके साथ डील कौन करेगा? आरबीआई। आंख बंद करके आंसर कर देना, बैंकिंग का आरबीआई। लास्ट है आपका नाबार्ड। नाबार्ड आपका क्या है? एक सेकेंड देखना, एक सेकेंड। हाँ, नाबार्ड का क्या है? नेशनल, चल, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड। आरआरबी मतलब नाबार्ड की बात हो रही है, आरआरबी मतलब नाबार्ड की बात हो रही है। तो नाबार्ड क्या करता है बच्चा? ये जितने भी एग्रीकल्चर और रूरल मामले हैं इन सबके साथ डील करता है नाबार्ड। मतलब जहां भी कृषि और गांव का नाम आ जाए वहां पे आंसर आपका आंख बंद करके नाबार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको वो सारी एजेंसीज बता दी हैं कि कैसे कौन सी एजेंसी किस तरह से ट्रीट करती है। ठीक है, चल
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, बक्स बाउंटी, सो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन दी वीडियो। वीडियो का कोई भी ऐसा कंटेंट है जो कि आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है, आप कंप्लेन कर सकते हो उसकी। बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू एंड क्लेम योर प्राइस एंड रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, टेस्ट वगैरह है, देख लो। वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, एक सब्सक्रिप्शन परचेस करिए, उसमें आपके सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, बिहार एसआई, सीडीपीओ सबकी। आगे बढ़िएगा, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा, कुछ कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का कोर्स है। आप इनमें से जो भी कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बस याद रखना, कोर्स को लेते समय JY10 कोड का यूज आप जरूर से जरूर करें, ठीक है ना। यहाँ पे यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप सबके लिए अवेलेबल है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 18,520 का, 12 मंथ का 12,265, 6 मंथ का 9,293, 3 मंथ का 5,575, 1 मंथ का 2,395। तो आप इनमें से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बस याद रखना, सब्सक्रिप्शन को लेते समय JY10 कोड का यूज करिए। ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे स्पेशल क्लासेस होती हैं फ्री। बीपीएससी संकल्प का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दिस इज योर अकेडमी। ठीक है बच्चा, चलो तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी कल नए टॉपिक, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।